नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारे साथ हैं पिछड़ा दलित विकास महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिंह यादव जी। यादव जी, आपने ये जो संगठन बना रखा है महासंघ, पिछड़ा दलित विकास महासंघ संगठन है जी, ये कब से काम कर रहा है? ये काम अभी 2018 से इसका गठन हुआ है और 2018 के बाद देश के 7 राज्यों में हम लोग इस मिशन पे काम कर रहे हैं। बात पिछड़ों की होती है, बात दलितों की होती है। दलितों के नाम पे वोट लिए जाते हैं, पिछड़ों के नाम पे वोट लिए जाते हैं। वोट लेने के बाद पार्लियामेंट में घुस जाते हैं, लोकसभा में घुस जाते हैं, लेकिन उनकी बात क्यों नहीं की जाती? यही तो समस्याओं की बात मैं अपनी बात अपने भाषणों में, अपने संबोधनों में मैं यही बात दोहराता हूं और मैं कहता हूं, मैं आपसे भी ये बात कहना चाहता हूं और हिंदुस्तान की जनता को ये मैं संदेश देना चाहता हूं कि दलगत राजनीति से उठ करके भारत की जनता इस पर विचार करे। अभी भारत की जनता दलगत मतलब दलों में बटा हुआ है। जब तक इस व्यवस्था से भारत की जनता बाहर नहीं आएगी तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। उसका कारण है कि हर आदमी, जैसे मान लीजिए कि कोई भी दल है, बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, ये जो राजनीतिक दल हैं ये ऐसे बंधन में बंधे हुए हैं कि उनको ओबीसी का भी वोट चाहिए, एससी का भी वोट चाहिए, एसटी का भी वोट चाहिए, अल्पसंख्यक का भी वोट चाहिए और हमारे सवर्ण साथियों का भी वोट उनको चाहिए। अब चूंकि सवर्णों का वोट चाहिए, अब जो सवर्ण वर्ग का वोट लेना चाहता होगा, ये बताइए कि खुल के वो ओबीसी और एससी एसटी की पैरवी कैसे कर सकता है? क्योंकि उसके सामने तो परिस्थिति है ना कि यदि वो ये बांध तोड़ता है कि नहीं हमें सवर्णों से कोई लेना देना नहीं, हमें तो 1585 की लड़ाई लड़ना है, तो हम तो वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यानी कि आप चाहते हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना हो। और मैं तो इस पक्ष में भी हूं कि आप जातिगत जनगणना नहीं भी कराते हैं तो 15% जो मेरे सवर्ण साथी हैं उनको आरक्षण दे दीजिए और उसके बाद तो दिया है सर, तो 5% और दे देना, 5% और दे दे और बाकी सब फ्री कर दे। बाद भी कई बार यहाँ पे धरने पर उनको क्या आरक्षण मूल रूप से खत्म किया जाए? उनको देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको 15% कंपलसरी किया जाए। जैसे ओबीसी के लिए अनेक राज्यों में कहीं 14% है, कहीं 27% है और टोटल ओबीसी को मिला के 49% आरक्षण है। तो हम कहते हैं आप 49% आरक्षण मत दीजिए, आप तो 15% उनको दे दीजिए और बाकी सब ओबीसी एससी एसटी अल्पसंख्यक को छोड़ दीजिए। बात करें सर, आज भी ऐसे लोग हैं जो कि धरने प्रदर्शन करते हैं, उनकी मांग होती है कि हम लोग ओबीसी में हैं लेकिन हमें कई राज्यों में एसटी में या फिर एससी में डाला गया है, लेकिन हमें ओबीसी में डाला गया है, कईयों को सवर्ण में ही रखा गया है, लेकिन कई राज्यों में वो लोग ओबीसी या एससी एसटी में आते हैं। ये जागरूक होने की जरूरत है और लोगों को पिछड़ा दलित महासंघ के बैनर के नीचे आना चाहिए, ताकि मेरी सोच ये थी कि पिछड़ा वर्ग का आदमी पिछड़े वर्ग का संगठन चला रहा है, एससी का आदमी एससी का संगठन चला रहा है, एसटी का आदमी एसटी का संगठन चला रहा है। मेरे मन में ये विचार आया कि पिछड़ा दलित महासंघ के नीचे ओबीसी एससी एसटी अल्पसंख्यक सभी का समावेश करके इस भारत के अंदर अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है। आज हम नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ से तो बड़े बड़े जो है लीडर निकले हैं। देखिए, आज तो मैं सशक्त समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी हैं बैजनाथ यादव जी, उनने हमसे 1 महीना पहले समय लिया था और उस समय के अनुसार मैं आज इनको तमाम जो इनकी विभिन्न मांगे हैं उसको मैं समर्थन देने आया हूं। और मैं अपने तमाम साथियों के साथ, देवशरण यादव जी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो आए हैं, सतपाल सिंह जी हैं गाजियाबाद से अधिवक्ता महासंघ के अध्यक्ष हैं, वो आए हैं, लल्लू गुरु जी आए हैं और तमाम चंद्रेश पाल जी हैं, तमाम मेरे साथी 15-25 लोग यहाँ पर मौजूद हैं और विभिन्न मुद्दों पे जो मांग है उसके समर्थन में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे समाज से सर? क्योंकि आज भी हम देखें तो दलित समाज
पिछड़ा समाज, बहुजन समाज आज भी संघर्ष कर रहा है, लेकिन जो उसका हिस्सा है उसको नहीं मिल रहा है। बहुजन समाज के साथ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज का जो जनरेशन है वो उत्पीड़न और वो प्रताड़ना उसने देखा ही नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आपने ये उत्पीड़न और ये अत्याचार और ये अन्याय आपने देखा नहीं अपने नजरों से, इसलिए अब आप अंग्रेजी फार्म में बात करते हैं। अपने पुरखों से पूछो, अपने बाप से मतलब पूछो, जिसने पीड़ा सही है वो जो जान पीड़ा सकता है। पीड़ा जो सहा है उससे पूछिए कि पहले हम लोगों को चरपाई पे बैठने का अधिकार बिल्कुल नहीं था, हम लोग कुर्सी पे नहीं बैठ सकते थे, और पूरे साल भर मेहनत मजदूरी करके और जब अनाज उगाते थे ना तो उस अनाज का 80% उन सवर्ण अत्याचारी मनुवादी सामंतवादियों के पास हम लोगों को मजबूरी में पहुंचाना पड़ता था। और वो पीड़ा और पीड़न हमने देखा है, हमने झेला है, और उसको महसूस करके पिछड़ा दलित महासंघ का गठन किया है। तो आप ये कहना चाहते हैं जो आज नेता बनते हैं पिछड़ों के, दलितों के, क्या उन्होंने ये पीड़ा नहीं सही है? अगर पीड़ा सही होती तो वो कहीं ना कहीं मुद्दों को उठाते सर। पीड़ा देखिए, पीड़ा सही है, लेकिन उस पीड़ा को दबा के, चूंकि राजनीतिक उनकी बाध्यता है, वो राजनीतिक दल से बंधे हुए हैं, वो अपने आकाओं से बंधे हुए हैं, ये इसलिए ये बात वो रोज जिनके थ्रू उनको टिकट मिला है वो उनके गुलाम है, वो गुलामी की मानसिकता में है, वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनको ये चाहिए, सभी, मैं तो ये कहता हूं कि सभी दल, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इनके जितने ओबीसी एससी एसटी के नेता हैं, इनको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और देश के अंदर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसको खुल करके विरोध करना चाहिए, सदन में भी और सड़क पे भी। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं, बहुजन समाज को ये कहना चाहते हैं जो बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बिल्कुल, बाबा साहब ने ये भी कहा था कि दुनिया का जितना मान अपमान है उस घूंट को, उस जहर के घूंट को पीजिए और अपने लोगों को जागरूक करने के लिए, शिक्षित करने के लिए प्रयास करिए। जब तक ये प्रयास नहीं होगा, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे, जब तक इतिहास नहीं पढ़ेंगे, तब तक मैं ये बहुत गंभीरता से ये कह रहा हूं कि तब तक इस समस्या का हल होने वाला नहीं है। और हम लोग 7 राज्यों में इस मिशन पे और इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पे चलने का काम कर रहे हैं, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांतों को भी हम लोग अपनाना चाहते हैं, क्योंकि उनने भी कहा था कि 100 में 60% पिछड़ों का हक होना चाहिए। लेकिन सर आज भी देखें तो बहुजन समाज के लोग आज भी अंधविश्वास में हैं। उसका कारण अपनी कमाई जो उसका है, कारण नेता है। नेता पहले बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करते हैं और इसके बाद बहुजन समाज के लोगों को बेचने का काम करते हैं। यदि उनका मुद्दा होता है पिछड़ा दलित, तो पिछड़े दलित के लोगों को टिकट नहीं मिलता है, वो किसी पंडित जी को, किसी ठाकुर साहब को, किसी अग्रवाल साहब को ला करके टिकट देते हैं और रुपयों पे बिकते हैं, अपनी झोली भरते हैं और अपने लोगों का शोषण करते हैं। इसलिए हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको भी समझना चाहिए कि उस प्लेटफार्म पे आए जहां कम से कम वो वोट देने के अधिकारी हैं, तो एमपी एमएलए बनने का भी अवसर उनको मिल सके और अपनी आवाज उठाने का काम सदन से लेकर सड़क तक वो कर सकें। क्या कहना चाहेंगे समाज को, जिस तरीके से महिलाओं के लिए बाबा साहब ने भी कहा था कि अगर हमारा समाज बढ़ सकता है तो पहला जो कदम है वो पहले महिलाओं के लिए होना चाहिए। महिलाओं की, हमारे देश में जो महिलाएं हैं उनको शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक महिला अगर घर में पढ़ती है तो समझ लो पूरे परिवार को पढ़ाती है, परिवार को पढ़ाती है तो वो समझ लो पूरे समाज को पढ़ाती है। बहुत अच्छी बात कही है आपने। हम तो इस बात के पैरोकार हैं और पैरवी करना चाहते हैं कि देश में महिलाओं की संख्या 50% है, तो 50% हर मामले में आरक्षण भी मिलना चाहिए और अधिकार भी मिलना चाहिए और महिलाओं को सम्मान भी मिलना चाहिए। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो समाज का है तो पूरे समाज को क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये समाज को कहना चाहेंगे कि अपने वोट के अधिकारों को पहचानो। ये ताकत ऐसी है कि जब तक इसको पहचानेंगे नहीं, अपने लोगों को नियम कानून बनाने वाले जगह तक पहुंचाएंगे नहीं, तब तक हमारे और आपके हक में ये फैसला नहीं हो सकता। सर मैं और कहना चाहूंगी, कुछ लोग ये सोचते हैं कि बाबा साहब केवल जो है बहुजनों के ही
नेता हैं, उन्हीं के ही जो है देवता मानते हैं कुछ लोग उन्हें। तो क्या उन्होंने खाली बहुजनों के लिए किया, सवर्णों के लिए नहीं? पहला अगर देखें तो महिलाओं के लिए तो सबसे पहले उन्होंने किया था, हिंदू कोड बिल वही लेकर आए थे, तो उसमें तो सब महिला थी ना, चाहे वो सवर्णों की हो चाहे वो बहुजनों की अब हो। क्या है, देखिए जातिवादी मानसिकता इतने देश में सदियों से भरी हुई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश के विद्वान नहीं थे, विश्व के सबसे विद्वान पहले- थे, पहले अगर विश्व देखा के विद्वान थे, सबसे पढ़े लेकिन लिखे। उनका भी सम्मान कोलंबिया करने यूनिवर्सिटी से। की प्रथा भारत में नहीं रही है। वो तो ये कहिए कि उनकी अपनी योग्यता के अनुसार कुछ चीजें वो देश में संविधान, चूंकि बाकी लोग बना नहीं सकते थे, बाबा साहब के मुकाबले किसी के पास ज्ञान नहीं था, भारत के लोगों ने मजबूर होकर के संविधान उनके हाथों में दिया और ऐसा उनने संविधान बनाया जो विश्व में इस तरह से भारत जैसा लोकतंत्र नहीं है। संविधान के कहें तो बाबा साहब के लिखे संविधान के खिलाफ आज भी लोग आते हैं। आज भी लोग आते हैं और उनके संविधानों पे यदि आज भी भारत देश के लोग चल पड़े तो कोई भूखों नहीं मरेगा, पूरी खुशहाली होगी। जो लोग राम राज्य की दुहाई देते हैं ना, बाबा साहब का संविधान जिस दिन पूरी तरह से लागू हो जाएगा उसी दिन हिंदुस्तान में राम राज्य आ जाएगा और हर आदमी शराब की जगह पे दूध पिएगा और बढ़िया पहलवानी करेगा। बिल्कुल सर। तो ये थे हमारे साथ पिछड़ा दलित विकास महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनन सिंह यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि शिक्षा के ऊपर जोर देना चाहिए और हर एक व्यक्ति को समझदार जो है अपना वोट देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।